इसलिए वो यहाँ पर बैठ के डुगडुगी बजा रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। नहीं, बांग्लादेश वाला जवाब दीजिए ना सूर्य मैथिल, बात ही नहीं कर रहे हैं। अरे बांग्लादेश ना, मैं जो बताना चाहता हूँ बताइए, मैं बताना चाहता हूँ, सुनिए ना। ये ये वही लोग हैं, ये वही जमात है, जब इस देश के अंदर से घुसपैठियां निकालने की बात होती है तो ये छातियां पीटना शुरू कर देते हैं, सरों पर आने की बात करते हैं। और जब हम इस प्रकार से देश में कानून बनाते हैं कि भारत के अंदर कोई भी धार्मिक प्रताड़ना से अगर भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसका स्वागत है, तब भी ये छाती पीटते, फिर भी इनमें बोलने लगे राहुल लाल। ये बदतमीजी मुझे पसंद नहीं है। अरे एक एक करके बात, ये बदतमीजी पसंद नहीं है। जो बदतमीजी वहां हो रही है उस पर बात करेंगे ना, अभी यहाँ आपस में लड़ने का वक्त नहीं है ना, अभी एकजुट रहने का वक्त है। सूर्य मैथिल जी ठीक है, मेरा ठीक है सूर्य मैथिल जी, अब मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि भाई हमने जो है वो बड़ी बांग्लादेश की औकात ही क्या है, बांग्लादेश की हिम्मत ही क्या है। मैं आपको बहुत छोटा सा उदाहरण दूं, बांग्लादेश की हिम्मत क्या है। बांग्लादेश की हिम्मत यह है कि बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को आईपीएल से बाहर करने पर उसने आईपीएल के प्रसारण पर पूरे बांग्लादेश में रोक लगा दी और कहा कि हम आईपीएल नहीं दिखाएंगे। यह भी कहा कि टी20 वर्ल्ड कप खेलने हिंदुस्तान नहीं जाएंगे, जिसको जो करना है कर ले, आईसीसी को जो करना है कर ले। यह है बांग्लादेश जो आईना दिखा रहा आज की तारीख में। और कहां है आपकी कूटनीति, जिस कूटनीति का आप जिक्र कर रहे हैं। पूरे बांग्लादेश में आईपीएल के प्रसारण पर एक फैसले से रोक लग गई भाई साहब। इतनी हिम्मत हो गई बांग्लादेश की, इतनी ताकत आ गई उनमें। विवेक जी सुन लीजिए, वहां पर जिनकी दाढ़ी और मूछ नहीं उगी हुई वो यहां पर सुन रहा था, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे कि हम भारत के चिकन नेक को काट लेंगे। ये कुछ लोग वही हैं जो कि पाकिस्तानी सेना द्वारा बलात्कार किया गया था, उसके बाद पैदा हुए। तो इनका डीएनए पाकिस्तानी डीएनए है, जो कि भारत विरोधी डीएनए है और हिंदू विरोधी डीएनए है, पहली चीज। अब रह गई बात, आपने कहा कि बांग्लादेश आपको सुन लीजिए ना पूरी बात। सूर्य मैथिल जी इसका जवाब दीजिए ना। सुन लीजिए, हम पेशेंस का विषय दिखाएं, हम सब्र की बात करें, हम पेशेंस रखेंगे, हम सब्र रखेंगे। पाकिस्तान के साथ यही खेला ना, सब्र। सूर्य मैथिल जी मुझे बताइए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हमने पाकिस्तान के साथ सब्र खेला ना, डॉजियर खेला ना 2010 तक, 2014 तक। क्या सिला मिला? दोस्ती हो गई पाकिस्तान से, बांग्लादेश से दोस्ती हो जाएगी क्या? लग रहा है आपको? उनके डीएनए में नहीं है दोस्ती, और नहीं चाहते आपसे दोस्ती, वो आपके कौम से दोस्ती नहीं चाहते। और बताइए आप मुझे। बिल्कुल सुनिए आप मेरी बात को, आप मुझे ये बताएं कि क्या बांग्लादेश के खिलाड़ियों को अगर हम यहां खिलाते तो क्या वो एक्शन ऐसा लेते? यही राहुल लाल है जो बैठ के छातियां पीट रहे थे, यही वो लिबरल जमात है, लिब्रांडू है, जो यहां बैठकर छातियां पीट रहे थे कि बांग्लादेश का खिलाड़ी यहां जो है बिकने आ गया और शाहरुख खान ने खरीद लिया, तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? अभी एक डिबेट में पहले ही कूद रहे थे राहुल लाल जैसे। अरे तो आप चाहते थे मुस्तफिजुर रहमान को हम खिलाएं? नहीं, आप चाहते थे बांग्लादेशी खिलाड़ी को हम अपनी सरजमी पर खिलाएं? अरे आप नहीं समझ रहे, मैं ये कह रहा हूं कि जब बांग्लादेश का खिलाड़ी भारत में आया और शाहरुख खान ने खरीदा तो उसके बचाव में उतरे हुए थे ये सारे लिब्रांडू। और अरे ये किस तरह की भाषा है? नहीं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, नहीं ठीक है, मेरे शो पे नहीं करेंगे। मेरा सीधा सवाल है, मैं शमून कासवी जी सिवाज सर के पास जा रहा हूं। पहले सिवाज सर आपके पास। मैं तो कहता हूं बांग्लादेश में जो भी बचे खुचे हिंदू हैं, जब भारत 71 में ऑपरेशन कर सकता है तो एक और ऑपरेशन चलाकर उनको उनका टेरिटरी दे दें और वो उनकी आर्मी को ट्रेन कर दे, वो अपनी टेरिटरी की रक्षा करो और अपना आप मुल्क चलाओ, रहो वहां खुशी से, अपने धर्मों का पालन करो। या फिर हम अभी भी वो सब्र पेशेंस और डिप्लोमेसी खेलें अभी? और हाँ देखो विवेक, एक बात तो है कि, और हाँ सिवाज सर एक बात और ऐड कर रहा हूं, माफी चाहूंगा, आप फिर जवाब दे देना। जो लोग भी इस गलतफहमी में हैं, जो लोग भी इस हिंदुस्तान में गलतफहमी में है कि बांग्लादेश से दोस्ती का पैगाम आने वाला है इन फ्यूचर, कभी भी वो भूल जाएं कि वो होने वाला है। देखो सच्चाई है विवेक, आपने बहुत ठीक बोला कि दोस्ती तो मुझे नहीं लगता कुछ होने वाली, क्योंकि प्रॉब्लम एक रहेगी भारत और बांग्लादेश में जो कि हम शेख हसीना हमारे साथ रहेगी, इसमें कोई शक नहीं। भारत एक ऐसा देश है दोस्तों को छोड़ता नहीं, और ये एक भारत और बांग्लादेश के बीच में एक प्रकार से आप एक स्टिकिंग पॉइंट रहेगा। मगर ये भी सच्चाई है कि अब जो हालात हैं वो नाजुक हैं, मगर भारत इलेक्शन की वेट करेगा, इसमें कोई शक नहीं। भारत एग्रेसिव डिप्लोमेसी का मुजाहरा कर रहा है और भी करे,
क्योंकि ये सच्चाई है कि जितना आप प्रेशर डालोगे प्रेजेंट गवर्नमेंट पे, क्योंकि ये जो भी आज की तारीख में एट्रोसिटीज हो रही है वाकई बहुत है ये, और ये ऐसा नहीं हिंदू पे, ये बाकी माइनॉरिटी क्रिश्चियनों पे भी सुनने में आया बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये सच्चाई है कि इसके ऊपर हम करें, वर्ल्ड ओपिनियन बनाएं, प्रेशर डालें। और आप ये कह रहे हैं कि भाई हो सकता है बांग्लादेश के अंदर जो इलेक्शन होंगे हो सकता है बीएनपी गवर्नमेंट आए, तो कहीं ना कहीं बातचीत का दौर चलेगा। क्योंकि यह सच्चाई है कि आप बिल्कुल ये नहीं सोच सकते कि भाई हम ऐसा कर देंगे, क्योंकि ये चीजें जो हैं बड़े सोच समझ की जाती है। क्योंकि आप अपने नेबर्स को चेंज नहीं कर सकते हो। आप अपने इस चीज को देखें, आप अगर आपका कोई नेबर है तो वो आपके साथ रहेगा। तो मुझे लगता है आपको सोच समझ के चलना है। सर, पर मैं ये कहता हूं, सिवात सर, माफी चाहूंगा बीच में रुक रहा हूं, अगर इसी सोच के साथ इजराइल चल रहा होता, जो वो भी 1947 में ही आज़ाद हुआ सर, 1949 में, अगर इसी सोच के साथ वो चल रहा होता तो क्या हुआ, इजराइल आज की तारीख में आज़ाद होता है, मिडिल ईस्ट का गुलाम होता? वो पड़ोसी तो उसके भी नहीं बदले, लेकिन किसी भी पड़ोसी की इतनी हिम्मत नहीं कि इजराइल में घुस जाए। अभी हमास ने घुसने की कोशिश की थी, अंजाम सबके सामने है, पूरा गाजा पट्टी खत्म है, कब्रिस्तान बना दिया इजराइल ने। बिल्कुल ठीक कह रहे हो विवेक, मगर उसको के साथ मिलाना शायद थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। मैं बिल्कुल मानता हूं इजराइल का तो सर्वाइवल इसलिए क्योंकि ये सारे देश, हमारा भी सर्वाइवल वैसा ही है सर। हाँ, मैं ये समझता हूं विवेक, हमने आपका इशारा है कि जब 1971 में पाकिस्तान के 2 हिस्से कर सकते थे तो हम हाँ बिल्कुल कुछ कर सकते हैं। पर ये आप समझें कि जो मेच्योर डिप्लोमेसी है वो कहती है कि आप सोच समझ के चलें, क्योंकि कहना आसान है, करना थोड़ा मुश्किल होता है। इंसानियत से चले मगर प्रेशर पूरा डालें, क्योंकि वाकई मैं इस चीज को मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से एट्रोसिटीज हो रही हैं हमने ये अभी सबर से दूर है। मैं सूर्य मैथिल जी और राहुल लाल जी कुछ कहना चाह रहे, शमुन कासमी जी कुछ कहना है। हमने तो एक आईपीएल का खिलाड़ी रिलीज तो किया था, बांग्लादेश की इतनी हिम्मत की पूरा आईपीएल का प्रसारण ही पूरे बांग्लादेश में बैन कर दिया उसने, और यह भी कह दिया कि बांग्लादेश की टीम इंडिया खेलने नहीं आएगी। मैं इस स्टांस की बात करो, ये बहुत गंभीर स्टांस, इसको समझने की कोशिश आप सभी कर रहे हैं मुझे पता है, लेकिन मैं जहां तक देख पा रहा हूं मैं इसको बहुत गंभीर सिचुएशन मानता हूं कि बांग्लादेश आपको आंखें दिखा रहा है, खुले तौर पर क्लियर आंख दिखा रहा है। आपका आईपीएल बैन कर दिया, जो करना है कर लो, हम नहीं जाएंगे भारत खेलने, जो करना है कर लो। मैं उस स्टांस की बात कर रहा हूं। इस बांग्लादेश ने अभी 71 में पैदा हुआ, मुश्किल से 55 साल हुए हैं, और इतना बड़ा स्टांस की दुनिया की 3rd 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी से इस तरह का स्टांस लेगा बांग्लादेश। क्या औकात है उसके आर्मी की और क्या औकात है उसके फौज की? हमने ट्रेन किया उसकी फौज को, हमने हथियार दिए उसके फौज को, हमने उसके फौज को खड़ा किया है, और यह स्टांस लेगा बांग्लादेश। मैं इस बात पे चिंतित हूं। कल को नेपाल खड़ा हो जाएगा, फिर तो कल को भूटान खड़ा हो जाएगा। अगर इस तरह का स्टांस कोई देश ले रहा है तो हमें तो जरूरत है ना कि हम तो अपनी ताकत दिखाएं कम से कम, या फिर अपनी बखत दिखाएं कि ये हमारा जोर है, लो कर लो डील, आओ करो बातचीत करो, आओ। सूर्य मैथिल जी मैं आपके पास आऊंगा, राहुल लाल जी कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद शमुन कासमी जी के पास आ रहा हूं। सूर्य मैथिल, राहुल लाल जी। विवेक जी, हमें लग रहा है कि बांग्लादेश के चुनाव का इंतजार करना फिर वैसी बात है जो चुनाव बिल्कुल एक पक्षी होने जा रहा है, जिस चुनाव में केवल धांधली होने वाली है। मोहम्मद यूनुस वहां के अल्पसंख्यकों को जो है कि न्याय न प्रदान कर पा रहे हैं, और वो जो है कि वहां पर स्वतंत्र पारदर्शी चुनाव कराएंगे तो वो बांग्लादेश में बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। कोई वहां पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं। भारत सरकार को यह चीज भी बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा विवेक जी। यहाँ पर देखिए जनरल श्रीवास साहब काफी सीनियर है, हम लोगों ने तो देखा मालदीव में सर ये कह रहे हैं कि अगर बीएनपी की गवर्नमेंट आती है तो रिश्तों में थोड़ी नरमी आएगी। सर का स्टांस वो है, मेरा स्टांस उससे थोड़ा सा अलग है। मैं जिस जगह पर बैठ के इस चीज को देख रहा हूं, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप लोगों को ये समझने में आसानी होगी, जो बात आप लोग समझ भी रहोगे, आप लोग बहुत सीनियर है मुझसे, कि बांग्लादेश का डीएनए आपके साथ दोस्ती वाला डीएनए नहीं है। वो आज नहीं तो कल वो रिवोल्ट करेगा। वो कट्टरपंथियों के एक तरह से रास्ते पर चल पड़ा है। वो आपके साथ मेल मिलाप वाली सोच नहीं रखता है। आज बीएनपी की गवर्नमेंट आ जाए, बेशक वो 4 साल 5 साल चलेगी, 10 साल चलेगी, उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? वो एक इस्लामिक कंट्री बनेगा, वहां शरिया नाफिज होगा, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। उसे हिंदुस्तान से क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, दोस्ती करे नहीं करे, उनकी वो सोच ही नहीं है भाई साहब। जिस चक्कर में आप फंसे हुए हैं, मैं आ रहा हूं मैथिल साहब, मैं कासमी साहब का इस पर रिएक्शन चाहूंगा। जो रास्ते पर बांग्लादेश चल पड़ा है उस रास्ते से वापसी का कोई यूटर्न नहीं है।
अगर आप सोच रहे हैं कि बीएनपी की गवर्नमेंट बन जाए, शेख हसीना वापस भी चली जाए, तो भी वो सरकार टिकेगी नहीं, और टिक भी गई तो वो फिर वापस वही हालात बनेंगे। आज बने, 5 साल बाद बने, 10 साल बाद बने। कासमी साहब, देखिए विवेक जी, मैं तो आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि ये किस रास्ते पे गए हैं, एहसान फरामोशी की इंतहा है कि 1971 में भारत ने जितना इनके ऊपर एहसान किया, इन्हें आज़ादी दिलाई और एक नया मुल्क जो है वजूद में आया, तो इन्हें तो एहसानमंद रहना चाहिए था। मगर क्योंकि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि जो लोग कट्टरपंथ की बात करते हैं और शरीयत की बात करते हैं, इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस धर्म को मानते हैं। मैं तो नहीं समझता हूँ कि इस्लाम का रास्ता तो ये नहीं था जो रास्ता इन्होंने इख्तियार किया। यहाँ तो इस्लाम तो ये कह रहा है कि जो बंदों का धन्यवाद नहीं करता, बंदों का शुक्रिया अदा नहीं करता, वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं होता। हमने इतना बड़ा एहसान इनके ऊपर किया। और जहाँ तक सवाल आज की सरकार का है, आज की सरकार पूरी दुनिया के ऊपर नज़र रखे हुए है। आज जो पूरी दुनिया के हालात हैं, भारत के लोगों को ज़रूरत इस चीज़ की है, हम अपनी भारतीयता को जगाएं। बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, जितने ये मुल्क हैं ये इंसान दुश्मनी की तरफ चल दिए हैं और इन्हें सबक तो सिखाया जाएगा और सिखाया जाना चाहिए। आप इंतज़ार करिए कि देश के प्रधानमंत्री जब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेके चल रहे हैं, तो ऐसे कुछ भेड़ें हमारे बीच में ऐसी हैं जो यहाँ बिल्कुल विपरीत दिशा की तरफ उन्हें ले जा रहे हैं। भाई, आज देश की सरकार सारी चीज़ों पर नज़र रखे हुए है, पूरी दुनिया पर नज़र रखे हुए हैं। मैं आज आपसे ये बात कह सकता हूँ कि हमारा दिल छल नहीं होता भाई साहब। 60 सालों के अंदर कासमी साहब, हमारे दिल में गुस्सा जगता है, आक्रोश जगता है जब एक इस तरह की खबर सामने आती है कि दीपू चंद्र दास जो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मैं निर्दोष हूं, मुझे छोड़ दो, उसको पहले पीट पीट कर अधमरा किया गया। जब उसमें जान बाकी थी तो उसके ऊपर पेट्रोल डाला, तेल डाला, फिर उसको पेड़ से लटकाया और आग के हवाले कर दिया। उस आदमी को जिंदा भून दिया इन लोगों ने। मैं आपसे ये मेरा दिल फटता है इन खबरों को देखकर, सुनकर और इन खबरों को आप तक पहुंचाकर। उनकी शहादत, उनका खून रायगा नहीं जाएगा। आप देखिएगा इन शैतानों का जो हाल होगा। हाँ, और हम ही करेंगे इन्हें ठीक, हम ही ठीक करेंगे। सबसे पहली चीज ये हम है कि एक और पाकिस्तान का रिस्क नहीं ले सकते। कुर्सी की पेटी अभी बांधनी होगी वरना देर हो जाएगी। सूर्य मैथिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप जी। किसी चीज में भी इतनी चीजें नहीं, हम आपसे ये बात कर रहे हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री सारी चीजों पर नजर रखे हुए, देश की सरकार हर चीज को देख रही है। और जिस मैं इस बात से सहमत हूं। देखिए, मैं इस बात से ऐसा नहीं, मैं डिसएग्री कर रहा हूं कासमी साहब। अगर पाकिस्तान की तरह ट्रीट किया गया बांग्लादेश को तो एक और पाकिस्तान खड़ा मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान को ओलू लुलू ओलू लुलू किया गया कितने दिनों तक? 5 दशक तक। ये ले लो, 2008 में जब आतंकी हमला हुआ उसके बाद हमने पाकिस्तान में बाढ़ के लिए 500 करोड़ रुपए भेजे। पाकिस्तान पहुंच गए थे। कौन पाकिस्तान पहुंच गया था? अरे भाई, आप लोगों ने तो पाकिस्तान उठा के दे दिया। एक आदमी को पाकिस्तान उठा के दे दिया, भारत के 2 टुकड़े कर दिए। क्या बात कर रहे हैं? इस तरह की बातें मत कीजिए यहां पर राहुल लाल जी। मैं बहुत गुस्से में हूं आज, प्लीज। विवेक जी, ये घटना नहीं घटी है। मैं तो ये कह रहा हूं, कौन सी घटना घटी है भाई साहब? विवेक जी, अभी बांग्लादेश के साथ कूटनीतिक वो तो पीएम के फर्स्ट वोट में नवाज शरीफ को भी हमने बुलाया था। बांग्लादेश के ऊपर विवेक जी, बांग्लादेश के ऊपर ये डॉजियर वाला खेल कौन खेल रहा था इतने दिनों से? ओली डॉजियर ले लो, डॉजियर ले लो। क्यों नहीं घुस के मारा? इससे पहले पाकिस्तान को सबक सिखाया। पाकिस्तान आज पाकिस्तान को आप न्यूक्लियर हथियार बनाने से क्यों नहीं रोक पाए? मैं जल्दी से सूर्य मैथिल जी के पास जा रहा हूं। सूर्य मैथिल जी, देखिए, मेरा मूड बहुत खराब है आज। मैं बहुत चिंतित हूं, गुस्से में हूं, आक्रोशित हूं और मुझे बहुत बुरा लग रहा है वहां के हिंदू कम्युनिटी को लेकर। अभी के अभी एक्शन की जरूरत है सूर्य मैथिल जी, इसकी आवश्यकता आन पड़ी है। देखिए विवेक जी, मैं पहले तो एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि धर्म से पहले हमारे लिए राष्ट्र है, भारत माता है। और हमारी जो भारत माता है वो हमारे दिल में बसती है, पहली चीज। और जो मैं बोल रहा हूं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं, आप समझिएगा। हमारे संग जनरल शिवाज भी बैठे हैं। जब 1971 के अंदर भारतीय सेना ने 1 साल की तैयारी के बाद जो भारतीय सीमाओं की मेड़े तोड़कर बांग्लादेश में घुसे थे, पूर्वी पाकिस्तान में, वो तब घुसे थे जब भारत की सीमाओं पर करोड़ों शरणार्थी आ गए थे।
जब तक वहां पर नरसंहार हो रहा था तब भी एक मौका देने की बात हो रही थी, लेकिन जब भारतीय सीमाएं उससे अफेक्टेड होने लग गई, हमारा संसाधन संतुलन बिगड़ने लगा, उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने जनरल मानेकशॉ से कहा था कि अब इसका इलाज करना पड़ेगा, और तब भारतीय सेना ने भूगोल बदला था। आज भी जैसा कि यहां चिल्ला रहे हैं लिबरल गैंग, मैं चलो वो शब्द नहीं प्रयोग कर रहा, ये लिबरल गैंग के लोग चिल्ला रहे हैं बात को ये कर देना चाहिए, बात को वो कर देना चाहिए। पहले तो एक बात याद रखिए, वही लोग हैं जब ऑपरेशन सिंदूर से पहले ये चिल्ला रहे थे। क्या किया आपने? ठीक बात है, क्या तो चिल्ला रहे तो उनकी डिमांड है, सुनिए, आप डिमांड पूरा कीजिए। आप सरकार, और ये फिर आप जब सरकार से डिमांड भारतीय सेना ने मिसाइलें फेंकी थी पाकिस्तान में तो इनके मुंह में दही जम गया था। देखिए, और जब भारतीय सेना ने अपना टारगेट पूरा किया ठीक है, और उनका इलाज किया, सुन लीजिए पूरी बात। मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए पूरी बात पहले। नहीं, मैं पूरी बात सुनूंगा आपकी। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं भाई, आप सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट क्यों लेकर आए थे? क्या मकसद था? मकसद ये था ना कि मकसद ये था ना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की रक्षा, अल्पसंख्यकों की रक्षा मकसद था ना, तो रक्षा कीजिए ना। वही तो पूछ रहा हूं आपसे, क्यों नहीं रक्षा हो रहा? उसी पे आ रहा हूं, हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूं। ये जो लिबरल गैंग के नौटंकीबाज यहां बैठ के ज्ञान बांट रहे हैं, जब भारतीय सेना ने अपना लक्ष्य पूरा किया तब ये कहने लग गए कि अरे ऐसे कैसे रोक दिया, हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, जो ये खुद बांट के आ गए थे। अब रह गई बात बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की, भारत सरकार ने उनको मौका दिया, सेफ पैसेज दिया, आइए भारत के अंदर नागरिकता लीजिए, तो क्यों नहीं निकल के आए? पहली चीज, आज भारतीय सेना तब अपनी सीमाएं लांघेगी। नहीं, बांग्लादेश आंख दिखा रहा है, बांग्लादेश आंख दिखा रहा है, ठीक है आपके लिए। ना सुनिए, और बांग्लादेशी, अगर बांग्लादेश छोड़कर बांग्लादेशी हिंदू हिंदुस्तान नहीं आए तो उनको वहां जला भून कर मार दिया जाएगा, ये कह रहे हैं आप, ये आपका स्टांस है। पूरी बात सुन लीजिए। हाँ, कि यदि भारत की सीमाओं के प्रति बांग्लादेश के बॉर्डर्स पे आतंकी कैंप चलेंगे, बांग्लादेश के अंदर आतंकवादी गुट भारत की संप्रभुता पे हमला करेंगे, तब भारतीय सेना घर में घुसकर ठोकने की ताकत रखती है। और रह गई बात बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार की, तो नहीं, जो तो आपको सूर्य मैथिल जी जानकारी नहीं है, पूरा आईएसआई जमात वहां बैठा हुआ है, आईएसआई के इशारे पर सब कुछ हो रहा है, आईएसआई की कैंपिंग हो रही है, फजलुर रहमान जाकर कैंप कर रहा है, जिहादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, आपके पास कोई जानकारी नहीं है फिर? अरे भाई साहब वो सब पता है। हाँ, फिर तो क्या, तो ये क्या कह रहे हैं कि वहां से कुछ होगा तब हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और कितना कुछ होगा, सब हिंदू खत्म हो जाएंगे तब हम कुछ करेंगे? सुनिए मुझे ये बताइए, हाँ, मतलब यदि बांग्लादेश के अंदर भारतीय सेना, अरे भाई बांग्लादेश आपको आंख क्यों दिखा रहा है? हमको इस बात का जवाब दे दीजिए ना, आप बस इधर उधर मत घूमिए, बस ये बता दीजिए। बांग्लादेश की हिम्मत होगी पूरा आईपीएल बैन कर देगा, बांग्लादेश ये कहते हैं हम हिंदुस्तान जाकर खेलेंगे नहीं, हम कल को कह देते हैं हम बिजली नहीं देंगे तुम्हें, बिजली काट देते तुम्हारा। ऐसा है विवेक जी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं केवल इतना कहूंगा क्योंकि कुछ सीनियर कमांड के लोगों से मेरी बात हुई है जी। हाँ, ये पता नहीं है कब भारतीय सेना घुस जाएगी और चिकन नेक को 300 किलोमीटर का एरिया बना देगी। ये मैं आपको बता रहा हूं, भारतीय सेना कहती नहीं है, करती है। मैं तो फिंगर क्रॉस कर रहा हूं भाई साहब, और जब मैंने ये फिंगर क्रॉस कर लिया। राहुल लाल जैसे लोग, ठीक है, नहीं राहुल लाल जी को कुछ मत कहिए, राहुल लाल जी भी वही एक्शन की डिमांड कर रहे हैं। राहुल लाल जी भी एक प्रखर हिंदूवादी प्रवक्ता के तौर पर आज बैठे हुए हैं। शिवाज सर कुछ कहना चाह रहे हैं? शिवाज सर, मैं विवेक ये कहूंगा कि ये एक बहुत सीरियस, मैं राहुल लाल जी एक सेकंड आ रहा हूं आपके पास। हाँ, देखो इसको सच्चाई है कि कई चीजें आप टीवी चैनल पे नहीं बात कर सकते, मगर ये सोच के चले भारत का अपना नेशनल इंटरेस्ट बिल्कुल देखा जाएगा। और बांग्लादेश जो ये करा ना, आपने बोला कि उन्होंने आईपीएल बंद कर दिया वगैरह या वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे, उनका बोर्ड बीसीआई सीसीआई से ही जिंदा है। सर मैं इस देश को, सुन लो विवेक, सुन लो जल्दी से सर प्लीज, समय थोड़ा सा। मैं ये कहता हूं कि ठीक वक्त पे ठीक टाइम पे एक्शन होगा। कई चीजें जल्दबाजी में नहीं की जाती, डिप्लोमेसी का हजारा होता है, सोच समझ के चला जाता है। और आप इस चीज को मान के चलें कि अभी भी बहुत एग्रेसिव डिप्लोमेसी हो रही है, हम कह रहे हैं और भी हो, इस पर कोई शक नहीं, पर यह सोच रहा कि आप अभी जाके घुस के करो, शायद नहीं है। कोई चीजें सोच समझ के इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। सर मैं रामचरितमानस की एक चौपाई पढ़ना चाहता हूं जो तुलसीदास जी ने लिखी थी रामचरितमानस में। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई ना प्रीत। तब समंदर उठकर आया और प्रभु श्री राम के चरणों में नतमस्तक हो गया कि प्रभु माफी चाहता हूं, आप अपना जो आपने बाण
जो तीर पे लगाया है आप उसको उतार दीजिए, वरना मेरा सर्वनाश हो जाएगा।